नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर आप शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी का जो सेशन प्रारंभ किया था उसमें जो वर्णमाला चैप्टर था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था। उसी पर आधारित आज प्रश्न कराने जा रहे हैं। जैसे जैसे जो भी चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाती रहेगी। ठीक है, तो इसी क्रम में आज का ये सेशन प्रारंभ करते हैं जिसमें हिंदी के जो वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे उनको कराया जाएगा। देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो आपको हमने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि ध्वनि लिखते हैं। ध्वनि के बाद क्या आता है? वर्ण या अक्षर आता है। वर्ण या अक्षर के बाद में क्या आता है? शब्द आता है। और शब्द के बाद क्या आता है? पद आता है। पद के बाद में वाक्य आता है। इस तरीके से आता है। तो आपको बताया गया था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? तो ध्वनि होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। अगर लिखित इकाई बोली जाए तो कौन सी होगी सबसे छोटी? लिखित इकाई होती है वर्ण या अक्षर। और अगर सार्थक इकाई बोली जाए तो सार्थक इकाई कौन सी होती है? शब्द होती है। और पद बोला जाए तो ये व्याकरणिक इकाई होती है। और वाक्य बोला जाए तो ये पूर्ण इकाई होती है। ये बातें आपको समझाई जा चुकी हैं। लेकिन हमने एक बात और बताई थी कि जब कुछ ना बोला जाए और ये बोला जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जब ये ना बोला जाए कि मौखिक बताइए या लिखित बताइए, तब कौन सी बताएंगे? वर्ण या अक्षर। तो बोला गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ण या अक्षर हो जाएगी। आपको याद होगा हमने बताया था वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है? देखिए, वर्ण और अक्षर में ये होता है कि वर्ण जब अक्षरों को तोड़ के स्वरों को अलग कर दिया जाता है तब क्या कहलाते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे कमल लिख के बताया था, कमल में का में आ निकाल दो तो क्या होगा? ये वर्ण निकल गए। ये क्या हो गए? वर्ण। इसमें दो वर्ण आए हैं। ध्वनि के बारे में बताया है कि सबसे छोटी मौखिक इकाई है शब्द, सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? शब्द और पद में अंतर होता है, शब्द स्वतंत्र लिखा होता है जैसे राम, है ना। और पद क्या होता है? जब शब्दों को वाक्य में पिरो दिया जाए तब वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जब वाक्यों को शब्दों को वाक्यों में पिरो दिया जाता है तब उनको क्या कहते हैं? पद कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो याद रखो भाई, 7 क्या होते हैं? 7 होते हैं संधि स्वर। कौन से होते हैं? संधि स्वर। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ होते हैं और दूसरे संयुक्त होते हैं। दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ में कौन से होते हैं? जो सेम मिलकर बने, जिस छोटा मिलकर बड़ा आ बन जाता है। तो बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। ये 3 कैसे होते हैं? दीर्घ। और 4 कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। इसमें कौन सा होता है? ए, आई, ओ, आओ। ये 4 कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो ये 7 संख्या किसकी होती है? संधि स्वर की। और 13 क्या होते हैं? 13 में क्या होता है? जब स्वर में अयोगभा जोड़ दिए जाते हैं। ऐसा पूछा जाए स्वर प्लस अयोगभा कितने होंगे? तो अयोगभा मतलब 2 और जुड़ जाते हैं, यानी अंगाहा। अंगाहा क्या होते हैं? अयोगभा। इनको अगर जोड़ लिया जाए और स्वर प्लस अयोगभा पूछे जाए तब कितने होंगे? 13। तब कितने होंगे? 13 होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो कितने स्वर होते हैं आप बता दीजिए। कितने स्वर होते हैं? 11। 4 क्या होते हैं? 4 हिरस्व होते हैं। हिरस्व कितने होते हैं? 4। कौन सा? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ। ये 4 क्या होते हैं? हिरस्व होते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कितने व्यंजन होते हैं? तो बताओ भाई कितने व्यंजन हो जाएंगे?
हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है आपको। चलिए भाई बताइएगा, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें, कितने होंगे। तो देखिए 52 क्या होते हैं, 52 होते हैं कुल वर्ण, 52 क्या होते हैं कुल वर्ण। अगर वर्णमाला में कुल वर्ण बोले जाएं तब कितने होते हैं, 52 होते हैं। याद करो भाई 52 कौन से, स्वर होते हैं 11, स्वर कितने होते हैं 11, अयोगवा कितने होते हैं 2, स्पर्शी कितने होते हैं 25, स्पर्शी कितने होते हैं 25 होते हैं। और इसके बाद में कौन से आते हैं, अंतस्थ कितने होते हैं 4 होते हैं, ऊष्म कितने होते हैं 4 होते हैं, संयुक्त कितने होते हैं, संयुक्त भी 4 होते हैं, और द्विगुण कितने होते हैं, द्विगुण यानी उच्छिप्त वर्ण कितने होते हैं 2, टोटल कितने होते हैं 52। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है। अलग अलग पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो बताइए टोटल वर्ण 52 हो जाएंगे। हाँ, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, और 25 क्या होते हैं, 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं 25। स्पर्शी को और क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो 33 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कह दिया जाए कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, या ऐसा बोल दिया जाए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 33। कितने होते हैं 33। 33 और 39 में से 33 सर्वोत्तम उत्तर रहेगा आपका, ठीक है। 33 होते हैं कुल। अगर 33 ऑप्शन में ना रहे और बोला जाए कुल कितने व्यंजन होते हैं तो 39 लगा के आना है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताने की कोशिश करिए, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। देखिए इस सवाल को बदल दिया गया है। पहले ये सवाल क्या पूछा जाता था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वही बात पूछी गई। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। याद कराया होगा कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला। उसको ऐसे भी बोला जा सकता है। वर्ण समूह क्या होता है, वर्ण समूह में क्रम नहीं होता है, बस कुछ भी लिखा रहता है तो वो वर्ण समूह होगा, लेकिन उसमें क्रम नहीं लिखा होगा। देवनागरी क्या है, हिंदी की लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। हिंदी की जो लिपि होगी वो कौन सी होगी, देवनागरी। लिपि किसे कहते हैं, तो बताइए लिपि किसे कहते हैं, तो वर्णों को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह, वर्णों को लिखने हेतु प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे चलिएगा। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं, हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, तो बताइए भाई। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक स्वर होती हैं और एक व्यंजन। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। कभी भी इसके अलावा कुछ ना लगाइएगा। 52 क्या होते हैं, कुल वर्ण होते हैं, बताया है। 25 क्या होते हैं, स्पर्शी होते हैं। और 3 क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, बताइए भाई। 3 क्या होते हैं, तो देखिए 3 होते हैं भेद। क्या होते हैं, भेद। किसके, व्यंजन के। व्यंजन के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। आप कहेंगे कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। और स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। स्वर के भी भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है और एक प्लुत होता है। कौन सा होता है, प्लुत होता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है। चलिए भाई आगे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है, तो देखिए ओम, ओम, ऐम, ओइम। तो यहाँ पर प्लुत स्वर वही होगा जिसमें कि ये जो बीच में 3 बना होगा वही प्लुत स्वर होगा। प्लुत स्वर को और क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक। अर्थात इसमें 3 मात्रा का टाइम लगता है। 3 मात्रा का मतलब है कि 3 मात्रा का मतलब होता है जैसे पलक झपकने का टाइम लगता है। 3 पलक झपकने का टाइम लगता है तो उसको क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक कहा जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, जैसे ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। तो बताओ भाई, ह्रस्व कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीर्घ इसमें कितने होते हैं, 7। और प्लुत में जो इस तरीके से 3 लिखा रहता है, लंबी ध्वनि खींची जाती है ओम, इस प्रकार से, तो उसको क्या कहते हैं, प्लुत कहा जाता है। इसको एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक। इसको द्विमात्रिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक। तो ह्रस्व कभी लिखकर आए एक मात्रिक, तब भी ह्रस्व को एक मात्रिक ही समझना है। द्विमात्रिक किसे समझना है, दीर्घ को। चलिए भाई आगे चलते हैं।
अगला सवाल है साथ में, जीव प्रयोग के आधार पर कौन सा भेद नहीं है। तो जीव प्रयोग के आधार पर कितने भागों में स्वरों को डिवाइड किया गया है। तो याद रखो भाई, जीव प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? तो हमने बताया था कि जीव प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार कौन से होते हैं। एक अग्र स्वर होते हैं, एक मध्य स्वर होते हैं और एक पश्च स्वर होते हैं। तो अग्र स्वर में कौन सा आता है? जैसे कोई स्टूडेंट आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, आगे वाले को बुलाएंगे ई बैठा है, पीछे वाले को ऊ बैठा है। तो ई की पूरी फैमिली लिख दो, छोटी ई, बड़ी, इसके प्रोडक्ट ए और आए और इसमें मध्य स्वर, और सभी बचे हुए इसमें लिख दिए जाते हैं। यानी ऊ बैठा है तो ऊ, बड़ा ऊ और ओ और आओ, है ना, और बड़ा आ, इसमें लिख दिए जाते हैं। तो ये कौन से हो जाते हैं? पश्च स्वर हो जाते हैं। तो याद रखो ये पश्च स्वर होते हैं। मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा होता है। तो ए भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है। कौन सा इसका भेद नहीं है? तो संवृत नहीं है। कौन सा नहीं है? संवृत। लेकिन संवृत होता क्या है? संवृत में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो याद रखो भाई, एक आता है छोटी, एक आता है बड़ी, और एक आता है ऊ और एक आता है बड़ा ऊ। ये आते हैं संवृत में 4 स्वर। तो संवृत के भी याद हो गए होंगे और याद हो गए होंगे जीव प्रयोग के आधार पर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए भाई, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालु से बोला जाता है? तो बताया था हमने स्वरों के आधार पर कतम दयो। तो ई क्या, वो ई कहाँ से बोला जाता है? ई चूसा नाम तालु, तो कहाँ से बोला जाता है? तालु से। आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। औ कहाँ से बोला जाता है? बताइए भाई। औ में आ प्लस ऊ से ओ बनता है, तो आ की ध्वनि कंठ होती है और इसकी ओष्ठ होती है। तो ये कहाँ से बोला जाएगा? कंठोष्ठ से। कहाँ से? कंठोष्ठ से बोला जाएगा। तो एक यहाँ से बचा है, ये बोला जाता है कंठ तालव्य से। ए भी कंठ तालव्य से बोला जाता है। ए आए कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालव्य से। जबकि ओ आओ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठोष्ठ से। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द अनुनासिकता से है? यानी अनुनासिकता से है, कौन सा शब्द है इसमें से, वो देखना है आपको। तो देखिए, एक है संभव और एक है संभावना, एक है संभालना और एक है उधर। इसमें बताइए भाई, अनुनासिकता का मतलब है नाक का प्रयोग करके कौन सा बोला जा रहा है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, इनमें संभव में माँ की ध्वनि निकल रही, संभावना में माँ की ध्वनि निकलती है, लेकिन संभालना जब कहते हो तो इसमें नाक प्लस मुख का यूज होता है। नाक प्लस मुख का, तो ये क्या हो जाएगा? अनुनासिकता को। और इधर जो है इसमें न नाक ना मुख का यूज हो रहा है, तो ये क्या होता है? निरअनुनासिक। निरअनुनासिक कौन सा होता है? निरअनुनासिक कहा जाएगा इसको। तो निरअनुनासिक वैसे वर्ड होते हैं जो केवल मुख से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? केवल मुख से बोले जाते हैं। चलिए भाई लास्ट और अंतिम देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर को क्या कहते हैं? देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर को क्या कहा जाता है? मात्रा के आधार पर स्वर को क्या कहा जाता है? तो खड़ी पाई तो नहीं कहा जाता है भाई, हाँ, और लिपि भी नहीं कहा जाता है, शिरोरेखा भी नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है। समरूप को एक अंग्रेजी वर्ड में भी कहा जाता है कि समरूप को और क्या कहेंगे? तो याद रखिए, ग्रेफीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेफीम कहा जाता है। समरूप लिख कर आए या ग्रेफीम लिख कर आए, ये क्या होता है? देखो, जैसे जब भी हम कुछ लिखते हैं तो किसी की केवल मात्रा ही यूज करते हैं, हम उस स्वर को नहीं यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा हो कि राम, तो यहाँ पर जो मात्रा यूज की गई है वो बड़ा आ की मात्रा यूज की गई है, ना कि बड़ा आ। इसकी केवल मात्रा यूज की गई है। तो किसी की केवल मात्रा निकालकर यूज करना क्या कहलाता है? ग्रेफीम या समरूप कहलाता है। तो जिसमें केवल मात्रा यूज की जाती है उसे ग्रेफीम कहा जाता है। जैसे छोटा ऊ नहीं यूज किया जाता, छोटा ऊ का क्या मात्रा यूज की जाती है। तो इस प्रकार से केवल मात्रा का प्रयोग करना ही क्या कहते हैं? उसे ग्रेफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफीम या समरूप। खड़ी पाई क्या होती है? जैसे आपने घा लिखा है, तो घा में जो इस तरीके से ये लगी होती है इसे खड़ी पाई कहते हैं, और ये जो ऊपर होती है इसे सिरोरेखा कहा जाता है। तो खड़ी पाई और सिरोरेखा वाले भी कुछ अक्षर होते हैं, कुछ अक्षरों में सिरोरेखा तथा खड़ी पाई नहीं पाई जाती है। तो जैसे जैसे ये लिखा हुआ है डा, इसमें क्या नहीं पाई जाती है? देखो, सिरोरेखा तो है लेकिन खड़ी पाई नहीं है। ऐसे ही टा है, टा में क्या है? सिरोरेखा तो है लेकिन खड़ी पाई नहीं है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किस में खड़ी पाई है, किस में सिरोरेखा है, किस में नहीं है। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। बाकी आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।